नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोरा के भाग 2 में। तो चलिए सुनते हैं। वर्षा की शाम में आकाश का अंधकार भी मानो और घना हो गया है। रंगहीन सामान्य बादलों के निशब्द दबाव के नीचे कलकत्ता शहर जैसे एक बहुत बड़े उदास कुत्ते की तरह पूंछ के नीचे मुंह छिपाए कुंडली बांधकर चुपचाप पड़ा हुआ है। पिछली शाम से ही बूंदाबांदी हो रही है। इस वर्षा से खिड़की की धूल कीचड़ बन गई है, किंतु कीचड़ को धो डालने या बाहर ले जाने लायक वर्षा नहीं हुई। आज तीसरे पहर 4 बजे से बारिश बंद है, लेकिन घटा के आसार अच्छे नहीं हैं। वर्षा आने की आशंका से भरी हुई शाम की उस बेला में जब मन न सोने कमरे में टिकता है न बाहर राहत पाता है, एक 3 मंजिले मकान की सीली हुई छत पर 2 जने बेंत के मूढ़ों पर बैठे हैं। बचपन में ये दोनों बंधु इसी छत पर स्कूल से लौटकर दौड़ दौड़ कर खेले हैं। परीक्षा से पहले दोनों चिल्ला चिल्ला कर पाठ रटते हुए पागलों की तरह तेजी से चक्कर काटते हुए इसी छत पर घूमे हैं। गर्मियों में कॉलेज से लौटकर शाम को इसी छत पर भोजन करके तर्क वितर्क करने में ऐसे खो गए कि रात के 2 बज गए हैं और सवेरे की धूप ने जब उनके चेहरे पर बरसकर उन्हें जगाया है, तब चौंक कर उन्होंने जाना कि दोनों वहीं चटाई पर पड़े पड़े ही सो गए थे। कॉलेज की परीक्षाएं जब और बाकी न रहती, तब इसी छत पर हर महीने एक बार हिंदू हितैषी सभा का अधिवेशन होता रहा है। इन दोनों बंधुओं में एक उसका सभापति है और दूसरा उसका सेक्रेटरी। सभापति का नाम गौर मोहन है। जान पहचान के लोग उसे गोरा कहकर बुलाते हैं। वह मानो बेतहाशा बढ़ता हुआ आसपास के लोगों से ऊपर उठ गया है। उसके कॉलेज के पंडित जी उसे रजतगिरी कहकर पुकारते थे। उसकी देह का रंग बहुत ही उग्र रूप से गोरा चिट्ठा था। उसे मुलायम करने वाली तनिक भी मात्रा उसमें ना थी। करीब 6 फुट लंबा, डील, चौड़ी काठी, मानो बाघ के पंजे की तरह। गले का स्वर ऐसा भारी और गंभीर कि एकाएक सुनने पर लोग चौंक कर पूछ बैठते हैं, यह क्या है? उनके चेहरे की गठन भी अनावश्यक रूप से बड़ी और अतिरिक्त कठोर है। गाल और ठोड़ी का उभार मानो दुर्ग द्वार की दृढ़ अर्गला की भांति। आँखों के ऊपर भौहें जैसे हैं ही नहीं, और वहाँ से माथा कानों की ओर फैलता चला गया है। होठ पतले और दबे हुए, उनके ऊपर नाक मानो तलवार की तरह उठी हुई है। आँखें छोटी किंतु तीक्ष्ण, उनकी दृष्टि मानो तीर की धार की तरह दूर अदृश्य में अपना लक्ष्य ताक रही हो, किंतु क्षण भर में ही लौटकर पास की चीज पर भी बिजली की तेजी से चोट कर सकती हो। देखने में गौर मोहन को सुंदर नहीं कहा जा सकता, किंतु उसे देखे बिना रहा भी नहीं जा सकता। लोगों के बीच होने पर दृष्टि बरबस उसकी ओर खिंच जाती है। गौर मोहन का मित्र विनय साधारण बंगाली पढ़े लिखे भद्रजन की तरह नम्र किंतु तेजस स्वभाव की सुकुमारता और बुद्धि की प्रखरता के मेल से उसके चेहरे को एक विशेष कांति देती है। कॉलेज में वह बराबर अच्छे नंबर और वृत्ति पाता रहा है। किसी तरह भी गोरा उसके साथ नहीं चल सका। पाठ्य विषयों की ओर गोरा की वैसे रुचि ही नहीं रही। वह विनय की भांति बात को न तो जल्दी समझ सकता था, न याद रख पाता था।
विनय मानो उसका वाहन बनकर उसे अपने पीछे पीछे कॉलेज की कई परीक्षाओं से पार खींचता लाया है। गोरा कह रहा था, जो कहता हूँ सुनो। अविनाश, जो ब्राह्मण लोगों की बुराई कर रहा था, उससे यही जान पड़ता है कि वह ठीक स्वस्थ स्वाभाविक अवस्था में है। इस पर अचानक तुम ऐसे क्यों बिगड़ उठे? क्या अजीब बात है। उस बारे में कोई सवाल भी हो सकता है, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। ऐसा है तो खोट कहीं तुम्हारे ही मन में है। लोगों का एक गुट समाज के बंधन तोड़कर हर बात में उल्टा चलने लगे और समाज के लोग अविचलित भाव से उसकी बातों पर विचार करते रहें, यह स्वाभाविक नियम नहीं है। समाज के लोग उनको गलत समझें ही, वे जो सीधा करेंगे उनकी नज़रों में वह टेढ़ा दिखेगा ही। उनका अच्छा इनके निकट बुरा होगा ही, और ऐसा होना उचित भी है। समाज तोड़कर मनमाने ढंग से निकल जाने की जो जो सजाएं हैं, यह भी उनमें से एक है। विनय बोला, जो स्वाभाविक है वह अच्छा भी है, यह तो नहीं कहा जा सकता। कुछ गर्म होकर गोरा ने कहा, हमें अच्छे से मतलब नहीं है। दुनिया में 2-4 जने अच्छे रहें तो रहें, पर बाकी सब स्वाभाविक ही रहें तो ही ठीक है। जिन्हें ब्रह्म समाजी बनकर बहादुरी दिखाने का शौक है, अन्य लोग उनके सब कामों को उल्टा समझकर उनकी निंदा करें, इतना कष्ट तो उन्हें सहना ही होगा। वे स्वयं भी छाती फुलाकर इतराते फिरे और उनके विरोधी भी पीछे पीछे वाह वाह करते चले। ऐसा दुनिया में नहीं होता। यदि होता भी तो दुनिया का कुछ भला न होता। मैं गुट की निंदा की बात नहीं कहता। गुट की निंदा कोई निंदा थोड़े ही है। वह तो अपनी अपनी राय देने की बात है। निंदा तो व्यक्तिगत ही हो सकती है। अच्छा साधु महाराज, आपने क्या कभी कोई निंदा नहीं की? विनय, की है, बहुत की है, पर उसके लिए मैं लज्जित हूँ। दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए गोरा ने कहा, नहीं विनय, यह नहीं हो सकता, किसी भी तरह नहीं हो सकता। थोड़ी देर विनय चुप रहा, फिर बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें भय किस बात का है? गोरा, मैं साफ देख रहा हूँ तुम अपने को कमज़ोर बना रहे हो। थोड़ा उत्तेजित होते हुए विनय ने कहा, कमज़ोर? तुम जानते हो मैं चाहूँ तो उसके घर अभी जा सकता हूँ। उन्होंने मुझे निमंत्रित भी किया है, पर मैं गया नहीं। गोरा, हाँ, तुम गए नहीं। तुम इसी बात को किसी प्रकार भूल नहीं पा रहे हो। दिन रात यही सोचते हो कि मैं गया नहीं, मैं उनके घर गया नहीं। इससे हो तो जाना ही अच्छा है। विनय, तो क्या तुम जाने को कह रहे हो? घुटने पर हाथ पटकते हुए गोरा ने कहा, नहीं, मैं जाने को नहीं कहता। मैं तुम्हें यही शिक्षा दे रहा हूँ कि तुम जिस दिन जाओगे उस दिन बिल्कुल पूरे चले जाओगे। अगले दिन उनके घर खाना पीना शुरू कर दोगे और ब्रह्म समाज के खाते में नाम लिखकर एकदम श्रेष्ठ प्रचारक हो जाओगे। विनय, क्या बात करते हो? और उससे आगे? गोरा, उससे आगे मरने से बड़ी दुर्गति और क्या होगी? ब्राह्मण के लड़के होकर तुम चमारों में जाकर मरोगे। आचार विचार कुछ नहीं रहेगा। दिशाहीन नाव की तरह पूर्व पश्चिम का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तब तुम्हें लगेगा कि जहाज को बंदरगाह पर लाना ही गलत है, संकीर्णता है। केवल बेमतलब बहते रहना ही वास्तव में जहाज चलाना है। किंतु यह सब फिजूल की बक करने का मुझ में धीरज नहीं है। मैं कहता हूँ तुम जाओ। अधःपतन के कीचड़ की ओर पांव बढ़ाकर खड़े खड़े हमें भी क्यों डरा रहे हो? विनय हंस पड़ा, बोला, डॉक्टर के निराश हो जाने से ही तो रोगी हमेशा मर नहीं जाता। मौत सामने खड़ी होने के मुझे तो कोई लक्षण नहीं दिखाई देते।
गोरा नहीं दिखाई देते? विनय, नहीं। गोरा, गाड़ी छूटती नहीं जान पड़ती? विनय, नहीं, बहुत अच्छी चल रही है। गोरा, ऐसा नहीं लगता कि परोसने वाले हाथ अगर सुंदर हो तो मलेच्छ का अन्न भी देवता का प्रसाद हो जाता है? विनय अत्यंत संकुचित हो उठा, बोला, बस अब चुप हो जाओ। गोरा, क्यों? किसी के अपमान की तो इसमें कोई बात नहीं। वे सुंदर हाथ कोई अस्पृश्य तो है नहीं। जिस पवित्र कर पल्लव का पराये पुरुषों के साथ शेक हैंड भी चलता है, उसका उल्लेख भी तुम्हें सहन नहीं होता? विनय, देखो गोरा, मैं स्त्री जाति में श्रद्धा रखता हूँ और हमारे शास्त्रों में भी। गोरा, स्त्री जाति में तुम जैसी श्रद्धा रखते हो उसके लिए शास्त्रों की दुहाई मत दो। वह श्रद्धा नहीं, उसे श्रद्धा नहीं कहते। जो कहते हैं यदि वह जवान पर लाऊंगा तो मारने दौड़ोगे। विनय, यह तुम्हारी ज्यादती है। गोरा, शास्त्र स्त्रियों के बारे में कहते हैं, पूजारा गृह दीप्तयः, वे पूजा की पात्र हैं क्योंकि वो ग्रह को दीप्ति देती हैं। विलायती विधान में उन्हें वह मान इसीलिए दिया जाता है कि वो पुरुषों के हृदय को दीप्त कर देती हैं। उसे पूजा न कहना ही अच्छा है। विनय, कहीं कहीं कुछ विकृति देखी जाती है। इसी से क्या एक बड़े वर्ग पर ऐसे छींटे कसना उचित है? अधीर होकर गोरा ने कहा, विनय, अब क्योंकि तुम्हारी सोचने विचारने की बुद्धि नष्ट हो गई है, अतः मेरी बात मान लो। मैं कहता हूँ, विलायती शास्त्र में स्त्री जाति के बारे में बड़ी बड़ी जो बातें हैं उनकी जड़ में वासना है। स्त्री जाति की पूजा करने का स्थान है माता का पद, सती, लक्ष्मी, गृहिणी का आसन। वहाँ से उन्हें हटाकर उनका जो गुणगान किया जाता है उसमें अपमान छिपा हुआ है। तुम्हारा मन जिस कारण पतंगे सा परेश बाबू के घर के आसपास चक्कर काट रहा है, अंग्रेजी में उसे लव कहते हैं, किंतु अंग्रेज की होड़ में इसी लव को ही संसार का चरम पुरुषार्थ मानकर उसकी उपासना करने बैठ जाने का बेहुदापन कहीं तुम पर भी ना सवार हो जाए। चाबुक खाए घोड़े की तरह तिल मिलाकर विनय ने कहा, ओह गोरा, रहने दो, बहुत हो गया। गोरा, बहुत कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। स्त्री और पुरुष को उनकी अपनी अपनी जगह सहज भाव से देखना हमने नहीं सीखा, तभी तो बहुत सी काव्य कला उन पर मंड दी है। विनय ने कहा, अच्छा, माना कि स्त्री और पुरुष का संबंध जहाँ रहकर सहज हो सकता है, हम प्रवृत्ति की सनक में पड़कर उससे आगे बढ़ जाते हैं और इस तरह उसे झूठा कर देते हैं, किंतु क्या यह अपराध विदेश का ही है? इस संबंध में अंग्रेज की काव्य कला अगर झूठी है तो हम जो हमेशा कामिनी कांचन त्याग को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं वे भी तो मिथ्या हैं। मनुष्य की प्रकृति जिन चीज़ों में सहज ही अपने को भुला देती है उनसे मनुष्य को बचाने के लिए कोई प्रेम के सुंदर पक्ष को ही कवित्व के सहारे समुज्वल कर देता है और उसकी बुराइयों को ढक देता है, और कोई उसकी बुराइयों को ही बड़ी करके दिखाता है और कामिनी कांचन त्याग को किनारे कर देता है। दोनों केवल दो तरह के लोगों की दो पद्धतियां हैं। एक की बुराई करके दूसरे का समर्थन करना ठीक नहीं है। गौरा, नहीं, तुम्हें मैंने गलत समझा। अभी तुम्हारी हालत इतनी खराब नहीं हुई। अगर तुम्हारे दिमाग में फिलॉसफी भर रही है तब तो तुम निर्भय होकर लव कर सकते हो।
किंतु समय रहते ही संभल जाना। तुम्हारे हितैषी मित्र का यही निवेदन है। विनय ने व्यस्त भाव से कहा, अरे क्या तुम पागल हो गए हो? मैं और लव, लेकिन इतना तो मैं स्वीकार करता हूँ कि परेश बाबू वगैरह को जितना मैंने देखा है और जो कुछ उन लोगों के बारे में सुना है, उससे उनके प्रति मुझे काफ़ी श्रद्धा हो गई है। मैं समझता हूँ इसी कारण यह जानने का आकर्षण भी मुझ में जागा होगा कि घर के भीतर उनकी जीवनचर्या कैसी चलती है। गौरा, ठीक है, उस आकर्षण से ही बचकर चलना होगा। उन लोगों के जीवन वृत्तांत का अध्याय यदि जाने बिना ही रह गया तो क्या? वे ठहरे शिकारी जीव। उनकी भीतरी बातें जानने चलने पर इतने गहरे जाना पड़ेगा कि तुम्हारी चुटिया भी अंत में नहीं दिखाई देगी। विनय, तुम में यही एक दोष है। तुम समझते हो कि जो कुछ शक्ति है ईश्वर ने अकेले तुम्ही को दी है और बाकी सब बिल्कुल दुर्बल प्राणी हैं। गोरा को मानो यह बात बिल्कुल नहीं मालूम हुई हो। उत्साह से विनय की पीठ ठोकता हुआ बोला, ठीक कहते हो, वही मेरा दोष है, बहुत बड़ा दोष। ओफो, तुम्हारा उससे भी बड़ा एक और दोष है। किसका मन कितनी चोट सह सकता है, इसका कुछ भी अंदाजा तुम्हें नहीं है। उसी समय गोरा के सौतेले भाई महिम अपने भारी भरकम शरीर को ढोकर ऊपर लाने के श्रम में हाँफते हाँफते आकर बोले, गोरा। गोरा जल्दी से कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ और बोला, जी महिम, यही देखने आया था कि बरसात की घटा कहीं हमारी छत पर ही तो नहीं उतर आई गरजने के लिए। आज माजरा क्या है? इस बीच अंग्रेज को आधा सागर पार करा दिया क्या? वैसे अंग्रेज का तो खास नुकसान हुआ नहीं जान पड़ता, सिर्फ निचली मंजिल में जो सिर पकड़कर बैठे हैं उन्हीं को शेर की दहाड़ से थोड़ी तकलीफ हो रही है। यह कहकर महिम लौटकर नीचे चले गए। गोरा लज्जित होकर खड़ा रहा। लज्जा के साथ साथ उसके भीतर गुस्सा भी उबलने लगा, किंतु वह अपने ऊपर था या किसी और पर यह नहीं कहा जा सकता। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मानो वह स्वयं ही से कहने लगा, सभी बातों में जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा जोर मैं अपनी बात पर देता हूँ। दूसरों के लिए वह असह्य हो सकता है, इसका मुझे ध्यान नहीं रहता। विनय ने गौरमोहन के पास आकर प्यार से उसका हाथ थाम लिया। यहाँ भाग 2 खत्म होता है। भाग 3 के लिए बने रहिए।